आप एक बारी बाथरूम की लाइट खुली छोड़ो, देखो फ्लाइंग चप्पल ऑन द वे आती है कि नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल दूध उबालने रखा आपने, दूध उबालने रखा, नीचे क्या दिया आपने, हीट। हीट की रफ्तार बदल दो, चेंज कर दो, इंक्रीज कर दो। इसका मतलब क्या है, आपने उसको अपने तरफ पुल किया, वो नीचे आ गई। किस रफ्तार से? इसका जो चेंज है वो है 2 सेंटीमीटर। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर साहब को दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। हाल ही में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के वन शॉट्स आपको मैंने दिए थे, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड आई होप वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे आपकी तैयारी में, आपकी मिड टर्म की तैयारी में, आपकी बोर्ड की तैयारी में। फिर मैंने वहां बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, मैं सारी कमेंट पढ़ता हूं यार, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, तो बच्चों ने एओडी की डिमांड की, तो मैंने कहा भैया व्हाई नॉट, तो एओडी लेकर आएंगे। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही मतलब इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। तो उस चैप्टर के अंदर 3 डिविजन है। मैं आपको 1 सेकंड में समझाता हूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले, 2 मिनट दे दो बस मेरे को। तो इस चैप्टर के अंदर ना टोटल डिविजन है 3। पहले बहुत सारी होती थी, लेकिन सीबीएसई की बात करें तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है रेट ऑफ चेंज का, ठीक है जी। दूसरा आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। और तीसरा जो कि सबकी जान, सबका भाईजान, सलमान खान नहीं, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है जी। तो ये 3 टॉपिक हैं। 2 टॉपिक और होते थे, अप्रोक्सीमेशन, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, और एक होता टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, वो भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये 3 टॉपिक पढ़ने, तो और तीनों का एक दूसरे से कोई भी इंटरलिंक्ड कनेक्शन नहीं है। तीनों को आप अलग अलग पढ़ सकते हो, बखूबी तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आपको रेट ऑफ चेंज नहीं आता, ये आप सीख सकते हो। ये दोनों नहीं आते, ये सीख सकते हो। ये दोनों आते हैं, ये नहीं आता, कोई बात नहीं, मतलब पेपर में तो आएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि भैया ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आई हैव डिसाइडेड कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए और आपको और इंतजार ना करना पड़े, तो पहले आज हम पढ़ेंगे खाली रेट ऑफ चेंज। पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा विद पीवाईक्यूज, ठीक है जी। वैसे पीवाईक्यूज के अंदर एक बड़ी खास बात है, वही बताऊंगा। और ये आएगा आपका ट्यूसडे को लेक्चर। ट्यूसडे, आज है 23 तारीख, 23 अगस्त, तो ट्यूसडे जो भी आएगा 23 अगस्त के बाद मैं इंक्रीजिंग कराऊंगा। और फिर अगले शनिवार यानी अगले हफ्ते, यानी आज शनिवार है तो नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको कराऊंगा ये मेरा वादा है आपको, ठीक है ना। तो इस हफ्ते आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। विद पीवाईक्यूज करा रहा हूं, विद पीवाईक्यूज। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन 2 साल से सीख रहे हो यार। डेरिवेटिव आपने लास्ट ईयर सीखा था, इस साल भी आप लोगों ने डेरिवेटिव कितने सारे टॉपिक नहीं देखा तो जाकर देख लो यार, प्लीज देख लो। वहां पर हम लोगों ने नॉर्मल डिफरेंशिएशन सीखा, उसके बाद हम लोगों ने इम्प्लिसिट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और गुच्चड़ मुच्चड़ वाला जो भी था याद होगा आपको, इम्प्लिसिट हायर ऑर्डर आप लोगों ने सीखा, प्रूविंग वाले क्वेश्चन आप लोगों ने सीखे, कॉन्टिन्यूटी आप लोगों ने सीखी। तो यहां पर डेरिवेटिव का हम लोग यहां पर प्रूफ की ये आम जिंदगी में अप्लाई कहां होता है, साइंस में कहां अप्लाई होता है, कॉमर्स में कहां अप्लाई होता है। आज जो हमारा मेजर टॉपिक है वो पढ़ने वाले हम, वो है रेट ऑफ चेंज इन अ क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी, ठीक है जी। तो इस पूरे के पूरे वन शॉट में सिर्फ रेट ऑफ चेंज की बात होगी, पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, पीवाईक्यूज करा दूंगा। और पीवाईक्यू में बड़ी खास बात है, बड़ी स्ट्रेंज बात है, बड़ी स्ट्रेंज बात है। और यह बात मुझे पता चली, जैसे आप सब जानते हो, हर बारी मैं आपको बताता हूं इस किताब से। इस किताब का नाम है शिवदास, और शिवदास के अंदर से आज जब मैं पीपीटी बना रहा था टुडे, मतलब पीपीटी को मैं ब्रशअप कर रहा था 9:38 23 अगस्त, आज ही वीडियो मिलेगी आपको, आज ही सुबह में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। पीपीटी 2 दिन से बन रही थी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डाले गए थे, मैंने कहा पीवाईक्यूज मैं खुद डालूंगा। मेरी टीम एनसीईआरटी क्वेश्चन डालती है, पीवाईक्यूज मैं खुद ढूंढ कर डालता हूं। कहां से? शिवदास से। अब शिवदास को जब मैंने खोला तो मैंने ये देखा, भाई साहब अगर आप गौर से देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई साहब, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी, सारे एनसीईआरटी के हैं, ये सब ये क्या है, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। मतलब ये वाला जो टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज का जो टॉपिक है, ये आपको और कहीं से पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, दैट्स इट। ये सबूत है ये किताब,
ये किताब सबूत है। अभी इस किताब के बारे में और बात करेंगे, इसके अंदर सारे PYQs अवेलेबल हैं। तो भैया मेरी तो आंखें खुल गई हैं सुबह, आप भी अपनी आंखें खोल लो। अब ध्यान समझते हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, समझ लो। देखो हमें ये बात पता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इक्वल होता है नहीं होता, ये तो अभी कंट्रोवर्सी एक भाई ने छेड़ दी, ठीक है ना। चाहे तुम्हें नहीं पता हो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ये बात पता है कि अगर एक क्वांटिटी में बदलाव आएगा तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में बदलाव आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ड्यू टू चेंज इन वन क्वांटिटी देयर इज चेंज इन अनदर क्वांटिटी। ओके, जैसे 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 आप एक बार बाथरूम की लाइट खुली छोड़ो, देखो फ्लाइंग चप्पल ऑन द वे आती है कि नहीं आती, है ना। तो मतलब क्या है कि आपने एक एक्शन किया, एक रिएक्शन आया। अब जैसे फॉर एग्जांपल दूध उबालने रखा आपने, दूध उबालने रखा, नीचे क्या दिया आपने, हीट। हीट की रफ्तार बदल दो, चेंज कर दो, इंक्रीज कर दो, तो दूध जल्दी उबल जाएगा। आप ऐसा करो, एक शांत लेक के अंदर, दिल्ली झीलों का शहर, शांत लेक के अंदर पानी का पत्थर फेंक दो, पानी का पत्थर नहीं, एक पत्थर फेंक दो पानी में, तो कंसेंट्रिक रिपल्स बनने शुरू हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनने शुरू हो जाएंगे। वहां रेडियस के चेंज होने पर सरकमफ्रेंस कह लो या एरिया कह लो, वो बदल रहा है। तो कितना रेडियस में बदलाव आया, जिसकी वजह से आपका एरिया में बदलाव आया। यार आप लोग क्या कर रहे थे अभी तक, आप लोग dy/dx कर रहे थे। तो यहां पर क्या है, x के अंदर बदलाव जो आया, x के अंदर जो बदलाव आया उसकी वजह से y में कितना बदलाव आया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डेरिवेटिव का मतलब तो जानते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले ली मैंने, y इज इक्वल टू 2x + 3। अब अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं तो मेरे y की वैल्यू 5 आती है। मैं x की जगह 2 डालता हूं तो मेरे y की वैल्यू 7 आती है। मैं 3 डाल रहा हूं तो मेरे y की वैल्यू 9 आ रही है। x के अंदर चेंज हो रहा है तो y के अंदर भी चेंज हो रहा है। तो x के अंदर एक बदलाव हुआ तो y के अंदर 2 बदलाव हो रहे हैं। x के अंदर एक बदलाव हुआ तो y के अंदर 2 बदलाव हो रहे हैं। आप देखो ना, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2 ही तो आता है। तो चेंज इन वन क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी में कितना बदलाव आएगा उसको आप डेरिवेटिव कहते हो। ये तो आपको पता ही है, dy/dx यही तो होता है 2, कि x के अंदर एक बदलाव आएगा तो y के अंदर 2 बदलाव आएगा, ये तो है। अब मैं अगर आपको बात बोलूं कि यहां पर अब xy हटा देते हैं, xy हटा देते हैं और एरिया लगा देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल लगा दो चाहे, तो अगर r बदलेगा तो a भी तो बदलेगा, r बदलेगा तो a भी बदलेगा। तो dA/dr का मतलब क्या है, चेंज इन रेडियस की वजह से एरिया में कितना बदलाव आया है। सही है जी, ठीक है जी। आप लोगों ने एक बात और पढ़ी थी, कॉमन पैरामीटर याद होगा। मान लो टाइम के बदलाव होने से रेडियस में बदलाव आ रहा है और उसके मदद से, रेडियस की मदद से एरिया में बदलाव आ रहा है। तो पहले रेडियस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी इनडायरेक्टली एरिया भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में बदलाव आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया। 2 मिनट दे दो मेरी जान, अभी समझा दूंगा, शीशे की तरह साफ कर दूंगा, इतना भरोसा तो हो ही गया होगा मुझ पे। तो कहानी यहां पर यह है कि हमें यहां पर निकालना है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब है डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है और कुछ नहीं होता। चेंज इन अ क्वांटिटी, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो बेटा, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। अगर आप लोगों ने मेरा डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देखा है तो उसमें जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है जाकर देखो। चेंज इन क्वांटिटी y ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी x लिखवाया था मैंने, ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी में चेंज आने से दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज आता है उसकी रफ्तार को, उसकी दर को रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ठीक है जी। जैसे dA/dr रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एरिया ड्यू टू चेंज इन रेडियस। रेडियस में बदलाव आया तो एरिया में कितना बदलाव आया।
dv बाई dt, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन टाइम। अब ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्ट टाइम के चेंज होने से वॉल्यूम में तो बदलाव नहीं आया होगा, तो क्या हुआ होगा, टाइम में चेंज हुआ होगा, उसकी मदद से रेडियस में चेंज आया होगा और फिर इंपैक्ट पड़ा होगा वॉल्यूम पर। समझ में आ गई बात? अब इसको ना क्वेश्चन में करते हैं अप्लाई। अब देखो, आने वाले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होंगे। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, आने वाले आधे पौने घंटे में आप मैं कह रहा हूं उसके बाद क्वेश्चन करने की भी नीड नहीं है, बस मेरा वीडियो देख लो और अभी बैठे बैठे आप ये 10-12 क्वेश्चन कर लेना, 10-12 नहीं, ज्यादा ही है वैसे तो, 15-16 क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी पूरी क्रैक हो जाएगी। जो बच जाएंगे 2-4 तुम्हारे लिए छोड़ दिए, वो आप कर लेना। इसके बाद दोबारा जीवन में उठाने की नीड नहीं पड़ेगी, मेरा वादा है तुमको, ठीक है ना। एमसीक्यू आए एमसीक्यू, सब्जेक्टिव आए सब्जेक्टिव, सब यहीं से आना है, गॉट इट। लेकिन कम से कम 5 क्वेश्चन तक जज मत करना इस टॉपिक को, 5 क्वेश्चन के बाद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। आओ देखते बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। आपको फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया निकालना है, एरिया में बदलाव निकालना है ऑफ अ सर्कल। अच्छा मैं बता दूं, मैंने ऑफलाइन और पेड बैच वालों की बहुत बेइज्जती की थी। बेइज्जती कैसी भाई साहब, कई बच्चों को तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं आता। ये कोविड वाले जो बच्चे हैं ना भाई साहब, भौकाल बच्चे, भौकाल, मैं बता रहा हूं, उनको एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरियाज के फॉर्मूले नहीं पता, स्लांट हाइट के फॉर्मूले नहीं पता। हाथ जोड़ के विनती है, इस चैप्टर के लिए आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं देने वाला हूं कुछ, सारा कुछ स्पून फीड नहीं करूंगा। राजा आज बाबू नहीं हो तुम कि भैया चांदी के चम्मच में खाना खाओगे। खुद ढूंढो, खुद याद करो सारे के सारे फॉर्मूले, मैं तो लिखता ही रहूंगा यहां पर, लेकिन बेइज्जती होगी अगर तुमको फॉर्मूला नहीं आता। समझ लो तुम्हारे चेहरे पे तमाचा है भाई साहब। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी डी ए अपॉन में डी आर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। आ जाओ जी, तो सबसे पहले तो हम ए की बात करते हैं। ए क्या है पहले लिखना पड़ेगा भैया, ए क्या लेट कर रहे हो, ए है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये तो पता ही होगा, अभी लिखा था मैंने, पाई आर स्क्वायर। अब हमको चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। तो भाई साहब पहले तो आप लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता था, अब ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव नहीं आता तो प्लीज जाकर डेरिवेटिव वाला लेक्चर देख लो, इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर होगा, जो मेरी फोटो नजर आ रही होगी, वो आपके लिए ही है। डी ए अपॉन में डी आर, ये आया बेटा पाई, देखो पता है ना डेरिवेटिव में पाई तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और r का डेरिवेटिव 1 होता है। अब आपको डी ए अपॉन में डी आर निकालना है, कब, जब r की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 2020 में आया हुआ है, मैंने सिर्फ 2020 लिखा, लेकिन अगर आप शिवदास उठाकर देखोगे तो वहां पर कई बारी ये आया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा इस प्रकार के क्वेश्चन, 2 पाई r कितना है बेटा 5, तो यहां पर आ गया 10, कितना आ गया भैया 10, बात समझ में आ गई। यहां पर आ गया r आ गया हमारा 10, ठीक है जी। डी ए अपॉन में डी आर आपने निकाल लिया, इतना सिंपल है। तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जो बदलाव आ रहा है वो 10 की रफ्तार से आ रहा है, क्लियर है जी। और देखो इतनी जल्दी जज मत करो, जैसे ये क्वेश्चन आया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अ स्टोन। अच्छा मैं बड़ा हैरान था, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा यार, ये कभी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। कितना आसान क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन लिखा गया है। बाकी मुझे ऐसा लग नहीं रहा, हो सकता है कुछ गलती हुई है शिवदास से, मैं ये भी बात बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आप देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पर ये देखने वाली बात है, यहां पर ये देखने वाली बात है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो टाइम आना चालू हो जाएगा, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। एक स्टोन ड्रॉप किया गया शांत लेक में और वेव मूव कर रही है इन अ सर्कल, कंसेंट्रिक रिपल्स बन रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एट द इंस्टेंट, एक ठहराव के समय जब रेडियस कितना था भैया 10 सेंटीमीटर था, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, आपको
इंक्रीज इन एरिया निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल, देखो एरिया की बात की गई है, ए लिख दो, एरिया ऑफ सर्कल, सेम क्वेश्चन है भाई साहब, ए। यहां देखो अब लेकिन यहां पर डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो पहले क्या हुआ होगा, जब हमने पत्थर फेंका, पत्थर फेंका, तो रेडियस बदल रहा था, किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम में बदलाव आ रहा था तो रेडियस में बदलाव आ रहा था, रेडियस में चेंज आया, उसकी वजह से एरिया बदल गया, ठीक है जी। अब देखो यहां पर आया डी ए अपॉन में डी टी, ये अच्छा पहले फॉर्मूला लिख दें, लो जी, ये आ गया पाई आर स्क्वायर, ये आया डी ए अपॉन में डी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा। यहां पाई बाहर आ गया, यह आ गया 2r, और r का डेरिवेटिव डी आर बाय डी टी, ठीक है ना। दोनों एरिया और रेडियस कॉमन पैरामीटर से चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है जी। इनटू में 2, इंस्टेंट रेडियस क्या दिया हुआ है 10, और डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। देखो यहां लिख देता हूं, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो मैंने यहां इस्तेमाल कर लिया, तो आंसर आ गया 80 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये मेरा रफ्तार आई। तो जो मेरा एरिया बदल रहा है हर सेकेंड, अगर रेडियस हर सेकेंड 4 सेंटीमीटर से चेंज हो रहा है तो मेरा एरिया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से चेंज हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर, ये है बेटा, ठीक है जी। पत्थर फेंका, रेडियस बढ़ता जा रहा है, हर एक सेकंड में 4 सेंटीमीटर, तो मेरा एरिया बढ़ रहा है 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ये है क्लियर है। और आएगा भी समझ में, और आएगा, रुक जाओ, 2 क्वेश्चन से जज नहीं करना, कम से कम 5 क्वेश्चन मिनिमम कह रहा हूं, आगे भी बढ़ जाना। रेडियस ऑफ अ सर्कल, अभी तक तीनों क्वेश्चन सर्कल के, रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ इतना, तो हमें डी आर बाय डी टी गिवन है, ठीक है जी, ओके जी। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, जब कांस्टेंट रेडियस कितना है 10, तो ए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। बहुत सिंपल है यार, अभी गंभीर क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे आने वाले हैं, हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, जान के डी ए बाय डी टी, पहले फॉर्मूला लिख दो यार, ये आया पाई आर स्क्वायर, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम जरूरी है। यहां आया डी ए बाई डी टी, ये आपको निकालना है, पाई 2r, यहां पर आ गया डी आर बाय डी टी। अब देखो ये आपको फाइंड करना है, पाई है, 2 है, r 10 है, डी आर बाई डी टी कितना था 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन आ गया बच्चों, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर पर प्रति सेकंड से चेंज होगा तो हमारा एरिया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से चेंज हो जाएगा, ये है भैया, सही है जी। अब बोलोगे सर ये कहाँ काम आता है, देखो साइंस वाले बच्चों को तो पता होगा, डेल्टा करते रहते हैं यार वो, डेल्टा। हाँ मैं भैया कॉमर्स वाले देसी बंदे, अब कॉमर्स वाले जो बच्चा है उसके केस में भी ये काम आता है। आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा, वहां क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेचने पर एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आता है, भाई इतनी इकोनॉमिक्स तो मुझे भी है, इतनी क्या पूरी आती है भाई साहब, इकोनॉमिक्स बेस्ट लगता है मुझे सब्जेक्ट, ठीक है ना, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बात अलग है वो बस। चलो जी, और देखो, एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस, तो क्यूब की बात हो रही है, एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, मान लेते हैं एज है ए, तो डी ए बाई डी टी दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, अगर कांस्टेंट एज आपको दे रखा है 10, ठीक है जी। चलो तो यहां पर V स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
अब बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जल्दी बताओ। ये आया ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। अच्छा फटाफट कमेंट सेक्शन में एक बात तो बताओ, क्या तुमको ये फॉर्मूला याद है कि नहीं है? क्या तुम बच्चों को ये फॉर्मूला याद है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ, याद है तो भैया जल्दी बोलो याद है। हाँ जी, तो v आया ए क्यूब, यहां आ गया डी वी अपॉन में डी टी 3a स्क्वायर, और a का डेरिवेटिव आ गया डी ए बाई डी टी। ठीक है जी। अब a की वैल्यू दे रखी है आपको 10, और डी ए बाई डी टी यहां पर भी दे रखा है 3। ठीक है जी, ये दे रखा है 10 और ये आ गया जी 3, तो कितना आ गया भैया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्यूब क्यों लिया, क्योंकि बात वॉल्यूम की हो रही है। वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक होती है और एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है। सरकमफ्रेंस आता तो वो सेंटीमीटर आता। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक। जैसे ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक है, एक सरकमफ्रेंस वाला करते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल है। जल्दी से मेरे से पहले देखते हैं कौन करता है, मेरे से पहले करके देखो, बहुत सिंपल है। मेरे से पहले करो। What is the rate of increase in the circumference? C stands for circumference of circle, circumference of circle। ये आया बेटा 2 पाई आर, ये आ गया 2 पाई आर। ठीक है जी, अब चेंज इन सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। 2 पाई आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, 2 है पाई है 0.7। अब आपके मन में कहीं ये सवाल तो नहीं आ रहा कि सर, आंसर तो आ गया कि सर पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे। अच्छा तुम मुझे बताओ पाई की वैल्यू क्या होती है। अब कुछ समझदार बच्चे बोलेंगे सर पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। आंसर इज नो, पाई की वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है। 3.14 के बाद तो अनगिनत नंबर है, इट्स एन इरैशनल नंबर। जब तक क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं होगी मैं डाल नहीं सकता हूं। आप लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये सारे बड़े बड़े चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। अब यहां पर आपने बात देखी होगी, क्वेश्चन में बात गिवन होती थी कि पाई को आपने क्या कंसीडर करना है। कभी भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन विदाउट पाई नहीं आता। अगर उस क्वेश्चन में पाई नहीं लिखा होता तो आपको पाई की वैल्यू नहीं डालनी थी, आप पाई की फॉर्म में आंसर छोड़ कर आओगे। तो यहां पर भी सेम गेम ऐसे है, तो आप पाई की फॉर्म में ही आंसर छोड़ोगे क्योंकि पाई की वैल्यू गिवन नहीं होती आपको। ठीक है जी, अब देखो भैया थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। ठीक है ना, अब धीरे धीरे लेवल ऊपर आएगा। 2017 का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताऊं इस चैप्टर के लिए आई हैव रेफर्ड दिस बुक कॉल्ड शिवदास। बड़ी प्यारी किताब है। 50% से ज्यादा आपका पेपर जो होगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आने वाला है। तो ये वाली किताब भी इसी उद्देश्य से लिखी गई है। इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत सारे हैं एंड सारे के सारे आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये देखो 10 ईयर सॉल्व पेपर है और चैप्टर वाइज है। तो चैप्टर वाइज मतलब 10 साल के पेपर उठाए, क्वेश्चन छांटे, 10 साल की फॉर्म में लिख दिए आपको, और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मतलब टॉपिक वाइज डिफरेंशिएटेड है। जैसे इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक है, तीनों का अलग अलग सेक्शन बन रखा है। 10 सालों में कब कब वो सेक्शन में से क्वेश्चन आए, तो मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं करना। तो कह रहे हैं ना पीवाईक्यूज इज अ कैटलिस्ट। पीवाईक्यू क्या होता है, एक प्रकार का कैटलिस्ट होता है जो आपकी तैयारी को और इंक्रीज कर देता है, आपकी तैयारी को बहुत बढ़ा देता है। तो ये किताब आपके लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। मेरी केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, आई एम ऑलराउंडर पर्सन। ठीक है, तो युवराज सिंह टाइप। तो ऐसी किताबें जो होती है ना वो आपके लिए मुझे लगता है कि एज अ बूस्टर काम करती है। ठीक है ना, बूस्टर डोज कोविड वाला। ठीक है ना, तो वैसे ही काम करेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सस्ती सी किताब है। इस ऐसे रेंज में आपको कोई किताब मिलेगी नहीं। और मेरा भी इनपुट है इस किताब को बनाने में, मतलब मैंने वर्बल इनपुट दिया है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन एक वर्बल इनपुट है मेरा। ठीक है ना, किताब अच्छी लगी, काफी रिसर्च करके बोल रहा हूँ। ठीक है ना, चलो बाकी आपकी इच्छा है भाई साहब, आप ज्यादा समझदार बच्चे हो। ठीक है ना, कुछ और अच्छा लगे तो वो कमेंट में बता देना मुझे। लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। आ जाओ भैया डिक्रीजिंग पर, पहला सवाल आया है जो डिक्रीजिंग है। एनसीईआरटी है। इस चैप्टर में ना आपको बाहर के क्वेश्चन देखने, इस टॉपिक में ज्यादा बाहर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नहीं। इनफैक्ट पूरे चैप्टर की बात भी बता दूं मैं आपको। लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट।
लेंथ x, तो हमें बोल रखा है dx बाई dt जो है वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का मतलब क्या है बेटा? डिक्रीज करने का मतलब क्या है? माइनस है। इंक्रीज का मतलब है भैया प्लस है। तो रेट ऑफ चेंज, चेंज इन x ड्यू टू चेंज इन टाइम, -5 है। टाइम में बदलाव आ रहा है तो x नेगेटिव जा रहा है, बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। ठीक है जी। और विड्थ y जो है वो इंक्रीज कर रही है। वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो dy बाई dt जो है वो दिया हुआ है बच्चों 4 सेंटीमीटर पर मिनट। सही है जी, बहुत बढ़िया। When x इज इक्वल्स टू 8, x दिया हुआ है भैया 8 सेंटीमीटर और y दिया हुआ है बच्चों 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच, तो ठीक है जी, आपको सबसे पहले क्या निकालना है? पेरीमीटर का चेंज। तो P स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर। अब जल्दी से पेरीमीटर का फॉर्मूला बता दो भैया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस B, यही होता है। तो dP बाई dt, dP बाई dt आपको निकालना है। dP बाई dt क्या होता है? ट्वाइस dx बाई dt, y क्या है? dy बाई dt। सही है जी। dx बाई dt कितना होता है? dx बाई dt कितना गिवन है? -5। dy बाई dt कितना था ये? तो ये आ गया 2 इंटू -1, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पेरीमीटर भी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि x डिक्रीज कर रहा था। देखो ना, x का रफ्तार ज्यादा थी y से और वो डिक्रीज थी। तो यहां पर जो पेरीमीटर में चेंज आया है वो नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या है? देयर इज डिक्रीज इन पेरीमीटर, देयर इज डिक्रीज इन पेरीमीटर एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो, या तो माइनस लिखेंगे या हम डिक्रीज लिखेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं? पीछे जब आंसर देखते हैं ना इसका, कहते हैं सर पीछे मेरा आंसर तो गलत है, पीछे तो आंसर 2 दिया हुआ है जबकि आंसर क्या है? -2 है। अरे बेटा वहां देख, वहां वर्ड लिखा है डिक्रीज, वहां वर्ड लिखा हुआ है डिक्रीज, या तो वो डिक्रीज लिखेगा या -2 लिखेगा। ठीक है ना। यहां पर भी -5 कहां था? यहां पे वर्ड क्या लिखा था बच्चों? डिक्रीजिंग वर्ड लिखा था। ठीक है ना। सही है जी, सही है जी। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी पार्ट कह रहे हैं ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड यहां आके भैया मुझे महसूस हुआ था कि कहीं बच्चों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं पता था। भाई साहब मैं तो हिल गया, मतलब ओहो, ये माइक भी हिल गया मेरे तो, मतलब मैं बताऊं विश्वास ही उड़ गया था धरती से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, L इंटू बी क्या निकालोगे? dA अपॉन में dt, x सेम y का डेरिवेटिव dy बाई dt, y सेम x का डेरिवेटिव dx बाई dt। ये आ गया बेटा। x कितना था बेटा हमारा? कांस्टेंट x ये था। ये कितना दिया हुआ था आपको? 4। ये कितना था बेटा आपका? 6। और ये कितना था आपका बेटा? -5। तो ये आ गया बेटा हमारा 32 -30, ये आया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी जो हमारा एरिया है वो इंक्रीज ही कर रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो गलती हुई ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से। क्लियर है जी। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। और देखो, और देखो, जैसे ये क्वेश्चन है कॉमर्स वालों के लिए, देखो मार्जिनल कॉस्ट आ गया। जो साइंस वाले इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे बैच में एक बैच में मान लो 70 बच्चे हैं और मुझे उस एक बैच को पढ़ाने का जो कॉस्ट आ रहा है, मान लेते हैं 1 महीने का, वो आ रहा है लेट से 7,000 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पर, हाइपोथेटिकल। आज एक नया बच्चा एडमिशन ले लेता है, 71 हो गया, तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी 7200 रुपये। ठीक है ना। तो एक बच्चा बढ़ने से कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 200 रुपये महीना, मान के चलते हो। तो इसको आप क्या कहोगे? मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलोगे? मार्जिनल कॉस्ट। इसी के बाद एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है मार्जिनल रेवेन्यू, सेम काम है, वो भी कर लेना। तो कह रहे टोटल कॉस्ट ये दे रखी है, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ। याद रखना, जब भी कॉस्ट से मार्जिनल मतलब चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15 आ गया। और ये आ गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट, C डैश एक्स यानी मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल्स टू 1
भाई साहब बस ये सॉल्व कर लेना, 1 का स्क्वायर 0.06, यहाँ पर आ गया 1 प्लस 15, इसको सॉल्व कर लेना, काम आसान हो जाएगा। आसान क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है बेटा ये, ठीक है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा कॉमर्स वालों के लिए भी, और आया हुआ है देखो ना 2015 की कंपार्टमेंट में आया हुआ है, भगवान ना करे तुम्हारी कंपार्टमेंट आए, लेकिन अच्छा देखो उस टेंजेंट से तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना, सीबीएसई की सोच देख रहे हैं, उसने कंपार्टमेंट में दिया हो तो कभी भी वो बोर्ड में भी आ जाता है और आया भी होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब यहां से ना कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लेवल ऊपर हो जाएंगे, मल्टीपल फिगर्स, देखो देखो ये तो आसान क्वेश्चन है। अब बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, आप बलून को कितना भी फुला लो वो क्या रहेगा, स्फेरिकल रहेगा, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग। अब आप मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ, देखो आपकी और मेरी कम्युनिकेशन सिर्फ यही है बेटा, मां कसम लगेगी आपको बताना है ये क्या गिवन है, is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second, पर सेकंड भी है, पर सेकंड भी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यूबिक से समझ गया हूं मैं, क्यूब भाई हवा भर रहे हो यानी वॉल्यूम ही तो है, तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस, अब आपको उल्टा निकालना है ना, रेडियस का बदलाव निकालना है, जबकि कॉमन रेडियस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कर लेंगे जी, पॉज करके कर लो फटाफट से और फिर कमेंट सेक्शन में जवाब बता दो जल्दी से। आपका मेरा कम्युनिकेशन प्लेस एक ही है, वो है कमेंट सेक्शन, जब तक लाइव स्टार्ट नहीं होती, जल्दी हो रही है। V स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ, क्या है, स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी लिख दो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर याद होना चाहिए भाई साहब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 4/3 पाई, यह आया 3r स्क्वायर, और रेडियस में चेंज आया dr/dt, रेडियस में चेंज आ गया dr/dt, ये कितना दिया हुआ भैया आपको 900, 3 से 3 कट गया 4 पाई, रेडियस कितना दिया हुआ आपको 15, उसका स्क्वायर आपको निकालना है dr/dt, तो देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 4 जा 900, तो यहां भी आ गया 900 पाई dr/dt, 900 से 900 कट गया, 1/पाई dr/dt आ गया, ये निकालना है चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है जी, वो डाल देना यूनिट। और देखो 2017 में भी आया, 2024 में भी आया है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, dv/dt दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। अच्छा एक बारी मेरी दिल की खुशी के लिए टाइम स्टैम्प डाल के थम्स अप दे दो और लिख दो समझ में आ रहा है, मेरी दिल की खुशी के लिए। उसका कारण है बेटा, हमें पता चलना चाहिए कि देखो अब तो लगभग 7-8 क्वेश्चन ही बचे हैं और ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप ना कर पाओ। मिसलेनियस के भी 2 क्वेश्चन में ले आया हूं पहले से ही, मिसलेनियस में 2 ही क्वेश्चन है इस टॉपिक के, मैं दोनों के दोनों ले आया हूं, तो दावे के साथ कह सकता हूं इसके अलावा और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। रेट ऑफ चेंज 100% हेल्पफुल करेगा, इतना समझ में आ गया, गिव मी अ थम्स अप, इतना आ गया तो आगे भी आ ही जाएगा, 100% गारंटीड है। 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब देखो बदलाव, वॉल्यूम से सीधा सरफेस एरिया पे चले गए, लेकिन देखो डायरेक्ट तो चेंज कभी हो ही नहीं सकता, तो बीच में कॉमन पैरामीटर टाइम भी और रेडियस भी है। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो v जो है वो क्या है, dv/, पहले तो v का फॉर्मूला वो होता है बेटा a क्यूब, तो ये आ गया dv/dt 3a स्क्वायर dA/dt, ये कितना है 9, और कांस्टेंट एज कितना है 10 सेंटीमीटर, या 10, यहां से आपको मिल गया dA/dt कि भैया एज किस रफ्तार से बदल रहा है, तो ये कट गया भैया 3 और नीचे आ गया 100, तो 3/100 dA/dt आया। हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है s यानी सरफेस एरिया। कोई नहीं, अब देखो ये यहां पर काम आएगा, सरफेस एरिया होता है इसका 6a स्क्वायर,
टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं कहते, तो टोटल ही लेना होता है। यह आ गया 12a, साथ में आ गया da/dt। अब ये काम हो गया आपका। a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, ये रही 10, और da/dt अभी आपने निकाला 3/100, इससे ये कट गया ये, और आ गया 36/10, कह सकते हो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिंपल है। तो दो पैरामीटर्स आ गए, मतलब एक तो वॉल्यूम भी आ गया और एक सरफेस एरिया भी आ गया। दोनों एज के कारण चेंज हो रहे हैं और एज टाइम के कारण चेंज हो रहा है। ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन है जी। और देखेंगे आगे बढ़ रहे हैं जी। कह रहे हैं मीडियन, ये 2023 में आया, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। अभी तक जितने क्वेश्चन देखे थे वो लगभग एनसीईआरटी में थे, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, देखो भैया मीडियन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका जो मीडियन होता है, मीडियन मतलब ऐसा, जो मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अगर ये एज ए है तो यकीन मान लो ये होता है √3/2a। पाइथागोरस थ्योरम वगैरह से ये निकल जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो कैसे निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से। ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2 पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे तो याद होना चाहिए मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/2a होता है। तो सबसे पहले m स्टैंड्स फॉर मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मीडियन चेंज हो रहा है, तो dm/dt जो चेंज हो रहा है वो है हमारा 2√3 मीटर पर सेकेंड। और m है क्या बेटा हमारा, √3/2a दिया हुआ है। ठीक है जी। फाइंड द रेट एट विच द साइड इज इंक्रीजिंग, यानी da/dt आपको फाइंड करना है। ठीक है जी। तो m dm/dt हो गया और ये हो गया √3/2 da/dt हो गया। ये आ गया, आसान क्वेश्चन है, बस ये एज का फॉर्मूला ये बच्चे को कंफ्यूजिंग लगा था 2023 में, बाकी तो कुछ नहीं है। मतलब सारा गेम बेटा फॉर्मूले का है, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट गया, आंसर आया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सारा गेम किसका है बेटा, फॉर्मूले का है। फॉर्मूला आता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। और देखो क्या कह रहा है, लैडर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2011-2019 में पूछा गया, एनसीईआरटी का सवाल है। देखो क्या है, अब आप ध्यान समझना कि एक ये दीवार है और ये फर्श है, ठीक है ना। ओके, अब हमने क्या किया, चलो ऐसे बना लेते हैं। हमने यहां पर एक सीढ़ी लगा दी, ये लगी हुई है सीढ़ी व्हाइट रंग की, सही है जी। कह रहे हैं अ लैडर जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। बॉटम ऑफ द लैडर को अपनी तरफ खींच लिया, इसको अपनी तरफ खींच दिया, पीछे की तरफ खींच दिया, ठीक है। अभी बनाऊंगा, ऐसे बनेगा कुछ, अभी हटा दूंगा मैं, इसको ऐसे खींच दिया, ठीक है जी। अब यहां से तो ये इंक्रीज हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा डिक्रीज, यहां से क्या हो जाएगा डिक्रीज, लेकिन लैडर की लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैडर की लेंथ पे अगर मैं इसी को ही कॉपी कर लूं, ये लो इसी का ही मैं एक क्लोन बना लूं और ऐसे लिख दूं और यहां पर इसको मैं ऐसे कर दूं, देखो लेंथ हमारी बिल्कुल क्या है, सेम है, चेक कर लो। लेंथ मैंने चेंज नहीं की, मैंने सिर्फ क्या किया है, डायरेक्शन बदल दी। मैंने सिर्फ क्या किया भैया, एंगल बदल दिया, डायरेक्शन बदल दी। तो नीचे से अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर से ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही है जी, ये हमें निकालना है। रुक जाओ अभी बताते हैं। तो हमने, इसका मतलब क्या है, आपने उसको अपने तरफ पुल किया, वो नीचे आ गई, किस रफ्तार से, इसका जो चेंज है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे। तो देखो सबसे पहली बात करेंगे, तो ये कितना है भैया, 5 मीटर है, और अगर ये x है तो ये कितना है 4, तो y कितना हो जाएगा ये बता दो। ये काम तो ओरली करने देना, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लग गई, y कितना हो गया भैया हमारा 3 हो गया, y कितना हो गया हमारा 3 हो गया। अब अगर मैं इस सीढ़ी को पुल कर देता हूं ऐसे, ठीक है जी, अगर मैं सीढ़ी को पुल कर देता हूं ऐसे, तो मेरा चेंज इन x है 2 मीटर पर सेकेंड। ढंग से समझना, आपको निकालना है मेरा चेंज इन y क्या होगा,
dy बाई dt। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा वो क्या 5 का स्क्वायर नहीं होगा? पाइथागोरस थ्योरम। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2x, एक्स का डेरिवेटिव dx बाई डी टी, वाई 2y dy बाई डी टी, और लैडर में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना, कांस्टेंट है, 0 आएगा चेंज। अब x की वैल्यू आपको दे रखी है 4, dx बाई डी टी दे रखा है 2, y दे रखा है 3। अब देखना बड़ा अद्भुत सा आंसर आएगा, dy बाई डी टी 0। इतना तो क्लियर हो गया ना बेटा, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, इसका चेंज दिया हुआ, इसका चेंज निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम डाल दी। कितना आया भैया? 16, ये आया 6 dy बाई डी टी। हमारा dy बाई डी टी कितना आया? -16/6 यानी -8/3। अब ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साथ में सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, नीचे से आपने जब इंक्रीज किया तो ऊपर से डिक्रीज होगा, तो जो हमारी हाइट ऑफ द वॉल है वो डिक्रीज कर रही है। हाइट ऑफ द वॉल क्या कर रही है? डिक्रीज। इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव में आना ही चाहिए था। सही है जी, स्टेटमेंट लिखोगे तो माइनस हटा देना। और देखो भाई साहब, ये देखो 2011 2024 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन इकलौता अभी फिलहाल ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर दो वेरिएबल आ गए। अभी तक क्यूब कर रहे थे ए ही होता है, सर्कल कर रहे थे आर ही होता है, स्फेयर कर रहे थे आर ही होता है। 2 वेरिएबल इससे पहले वाले में आया था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, पेरीमीटर वाले में भी आया था, और यहां पर रेडियस और एच आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका लेवल थोड़ा अच्छा है। Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. Volume. The falling sand forms a cone. आपने एक रेत फेंक रहे हो जमीन पर, तो वो एक कोन बना रही है। तो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो dv बाय dt कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है जी। In a such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius. Height of the cone is always 1/6 of the radius. ये भी बात गिवन है आपको। हाइट हमेशा रेडियस है 1/6 रहती है। ठीक है जी। How fast the height of the sand? हाइट ऑफ द, आपको dh by dt का ज्ञात करना है, और अगर आपको हाइट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। और क्या बन रहा है? कोन। V स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन जल्दी बताओ भैया, मन में बता दो, चलो जल्दी। 1 2 3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, और आपको वैसे भी तो सिर्फ dh बाई dt निकालना है। अगर एक म्यान में 2 तलवारें रख भी दी तो dr बाई dt भी आ जाएगा, वो कैसे निकालोगे? ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। ये आया π/3। रेडियस को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 6h। ठीक है ना। तो π/3 36h क्यूब हो गया, तो v आ गया 12πh क्यूब। 12πh क्यूब आ गया। इतना क्लियर है? 12πh क्यूब आ गया। अब आप सॉल्व कर लो भाई साहब। क्या आया? dv बाई डी टी 12π3h स्क्वायर। अब आप निकाल लोगे dh बाई डी टी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका हो गया, ठीक है ना। dv बाई डी टी कितना है? 12 पाई, हाइट कितनी थी बेटा आपकी? 4। जल्दी निकाल लेना, एनसीईआरटी का सवाल है। पाई से पाई कैंसिल, 16 3 48, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका dh बाई डी टी। ये आया बेटा देखो 2024 में। मौज लो रोज लो। सही है? क्लियर है जी? और देखो अ पार्टिकल, ये आया देखो 2017 के कंपार्टमेंट में, एनसीईआरटी का सवाल है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है, इसके अलोंग मूव कर रहा है, इस कर्व के। फाइंड द पॉइंट। कोई रेट नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, फाइंड द पॉइंट, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ऑन द कर्व एट विच, अब देखो ना नॉर्मल पेपर में कितने आसान दे रहे हैं, कंपार्टमेंट में भाई साहब कैसे ही पास होगा बच्चा दोबारा। ठीक है जी। कर्व 2017 में देखा जाए
तो ये वाला क्वेश्चन आया, बचकाना क्वेश्चन। और ये वाला यहाँ पर ये भी आ गया, देखो दिक्कत है ना। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट का जो चेंज है वो 8 टाइम्स है एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी जो dy बाई dt है वो 8 गुना चेंज हो रहा है dx बाय dt से। चेंज इन y जो हो रहा है, जो y में बदलाव आ रहा है वो 8 गुना है एज कंपेयर टू x। ठीक है जी। अब देखो 6y यहां आया x क्यूब प्लस 2, डेरिवेटिव ले लो 6, ये हो गया बेटा dy बाई dt, बहुत सिंपल है 3x स्क्वायर dx बाई dt और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। dy बाई dt क्या है 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt और 3x स्क्वायर ये भी आ गया बच्चों dx बाई dt। dx बाई dt से dx बाई dt कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, ये आया भैया देखो 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई +-4। अब x की वैल्यू या तो 4 होगी या क्या होगी -4, तभी यहां लिखा था ना पॉइंट्स, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 4 यहां पुट करो y की आ जाएगी और x की वैल्यू -4 यहां पुट करो y की आ जाएगी, 2 पॉइंट आ जाएंगे। पीछे से आंसर चेक कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, बाकी बच्चों को भी मदद मिल जाएगी। रेट ऑफ चेंज, सही है जी। आखिरी क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज का, 2023 में आया था और ये हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इससे पहले भी एक एग्जाम्पल आ चुका है सॉरी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। आई गेस मिसलेनियस में एक ही क्वेश्चन है, वो यही है और कोई रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है ही नहीं। एक एग्जाम्पल अच्छा है वो बता दूं, आप देख लेना, एक इन्वर्टेड कोन का एग्जाम्पल होगा वो दिया होगा, वो वाला कर लेना। मिसलेनियस का पहला एग्जाम्पल भी अच्छा है और ये दूसरा वाला भी अच्छा है, ठीक है ना। ये 2 एग्जाम्पल है, वो भी कर लेना, आसान से है। और एक और है वो गर्ल लैंप पोस्ट, वो आपने 10th में भी पढ़ा था, 3.90 सेंटीमीटर की गर्ल आगे जा रही है लैंप पोस्ट से, तो उसी लेवल का एक क्वेश्चन वो भी है, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। सारे अच्छे क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द फिक्स्ड बेस बी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये राजी, जिसका बेस फिक्स्ड है, बेस क्या है बी है, ठीक है। आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, अगर ये x है ये x है, दोनों इक्वल साइड्स dx बाई dt डिक्रीज कर रहे हैं, तो -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ले ले बेटा। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग when two equal sides are equals to the base। जब x जो है वो बेस के बराबर आ जाएगा तो आपको निकालना है चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। अब एरिया निकालने के लिए हाइट चाहिए होती है भाई साहब। अब हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये बात तो आपको पता ही है कि अगर ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो इसकी जो हाइट है वो मीडियन भी होती है, इसकी जो हाइट है वो मीडियन भी होती है, इक्विलेटरल के लिए भी और आइसोसेलेस के लिए भी। तो ये क्या हो गया बेटा b/2। अब यहां से हाइट निकल जाएगी, कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर हम पहले लगा लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, तो जो AD का स्क्वायर होगा वो होगा x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। तो AD की वैल्यू क्या आ गई, √4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4। ये तो आई AD की वैल्यू, हाँ या ना, क्या आई 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखो, अब एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है b और हाइट कितनी है ये रही 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4 बाहर आके 2 हो गया। तो a आ गया बेटा मेरा b अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन बना है। अब मुझे इसका चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू क्या बोल रखा है, टाइम। तो dA/dt एज इट इज आ गया, b/4 कांस्टेंट है, √x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट सेम, और जो अंदर है उसका डेरिवेटिव वो आया 8x और x का डेरिवेटिव आया dx/dt। आज की पूरी क्लास में सबसे महंगा डेरिवेटिव शायद यही लगा होगा और ये पिछले चैप्टर में सबसे आसान टॉपिक होता था, ठीक है ना।
क्या आया 1 अपॉन में 2 रूट सेम और रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव dx बाय dt। अब ध्यान से देखो काटा पीटी चालू करेंगे बेटा। 4 2 जा 8 हो गया और यहां पर आ गया bx अपॉन में अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और dx बाय dt कितना दे रखा है -3 और साथ में x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है b। तो यहां पर आया भैया बी स्क्वायर, कह सकते हो -3b स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो da बाई डी टी खत्म हो गया भैया। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है। -3b स्क्वायर तभी लास्ट के लिए रखा था और अंडर रूट 3b स्क्वायर। तो -3b स्क्वायर रूट 3b, b से b कट गया, इससे ये कट गया, -√3b इज द आंसर। तो एरिया बी हमारा डिक्रीज कर रहा है एट √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया बी हमारा डिक्रीज कर रहा है। सही है जी, एरिया भी हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है जी। अब हमारी जो अगली क्लास आएगी वो आएगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। ये मेरा वादा है आपको कि ये आने वाली है दिस ट्यूसडे। जो बच्चा मंगलवार के बाद देख रहा है, जो बच्चा मंगलवार के बाद, देखो आज है सैटरडे, 24 का हो गया संडे, 25 हो गया मंडे, तो 25 हो गया मंडे, हाँ आज क्या है, सैटरडे है ना, नहीं आज तो फ्राइडे है, आज क्या है फ्राइडे, तो 26, तो 27 को आपकी ये वीडियो आ जाएगी। 27 तारीख मंगलवार को आपकी ये वीडियो आ जाएगी। आज फ्राइडे है, ठीक है ना, मुझे लगा सैटरडे, स्टार्टिंग मैंने सैटरडे बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 27 को आपकी ये वीडियो 100% शाम को 7:30-8 बजे आ जाएगी। ओके, डन है जी, कंफर्म्ड है जी। ओके, तो इतना प्रिपेयर कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वाला टॉपिक इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं। एनसीईआरटी के बचे हुए सवाल जरूर कर लेना, 3-4 ही हैं। वीडियो हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर छेड़ना, छेड़ना नहीं मतलब छोड़ना, छेड़ने छड़ाने की बातें बहुत ज्यादा करते हो तुम, तो एक कमेंट बहुत बढ़िया से छोड़ देना और ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इवेंट को लाइक करना और वेट जरूर करना, ये वाला लेक्चर जरूर आएगा, ठीक है जी। मिलूंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।